जय हिंद जोहार। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ झारखंड पुलिस अभ्यर्थियों के लिए एक नया लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड पुलिस में 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 2 आपको मेरिट बना करके देगा। उसमें भी अगर सबसे अहम भूमिका अगर देखा जाए तो हिंदी का है। हिंदी पे आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं। आपने संज्ञा के बारे में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आपके द्वारा हमें कमेंट कई बार देखने को मिलते हैं कि सर संज्ञा पहचानने में हमें दिक्कत हो रही है। तो आज के बाद आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी जिसे आपको संज्ञा पहचानने में बाधा आएगी। ये हम आपको आज आश्वस्त करते हैं कि आप अगर वीडियो को बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की गारंटी मेरी होगी। आप सिर्फ देखने की कोशिश करेंगे, आप चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्नों को आप भी फिर शानदार तरीके से सॉल्व भी करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? दुनिया में जितने भी चीज़ हैं वो संज्ञा ही हैं। चाहे आप उस चीज़ को देख पा रहे हो या आप ना देख पा रहे हो, वो संज्ञा ही है। जैसे कुछ चीज़ें जो होती है जो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ उसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी के अंदर अच्छाई है या किसी के अंदर बुराई है, कोई ईमानदार है या कोई बेईमान है, क्या उसके अंदर की बेईमानी को आप देख पा रहे हैं? क्या आप उसके अंदर की बुराई को देख पा रहे हैं? उसके अंदर की अच्छाई को देख पा रहे हैं? नहीं, सिर्फ उसके कुछ अच्छाई, उस ईमानदारी के भाव को आप महसूस कर पा रहे हैं। तो जो चीज़ें दिखाई देती है वो भी, दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई देती है। पेड़, पहाड़, पर्वत, आदमी, जितने भी दुनिया में चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही है वो भी, और जो दुनिया में वो भी चीज़ें जो दिखाई नहीं दे रही है वो भी, वो संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। आप जाने अनजाने में बचपन से ही संज्ञा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि आपके घर वाले इसके बारे में आपको जानकारी देते ही आ रहे हैं। क्योंकि आप इसे कलम कहते हैं। आप इसे खेत क्यों नहीं कहते? आप इसे घर क्यों नहीं कहते? आप इसे माइक क्यों नहीं कहते? इसे आप माइक कहते हैं, इसे आप ताजमहल क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपने शुरू से ही पढ़ रखा है कि इसे कलम कहते हैं और ये सही सही जानकारी आपको पहले से ही दिया गया है। तो संज्ञा का मतलब ही होता है सही सही जानकारी प्राप्त करना, सही सही जानकारी प्राप्त करना। चूंकि ये चीज़ें आपको शुरुआत से ही बताई गई है। संज्ञा का अगर हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं तो सम प्लस ज्ञा में ये टूटता है। सम का मतलब होता है सम्यक और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। मतलब सही ज्ञान प्राप्त करना ही संज्ञा कहलाता है। आपने शुरू से ही ये सही ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बस आपको ये समझना होता है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यही सब चीज़ों में थोड़ी सी आपको परेशानी होती है। आज हम ये भी समझेंगे कि जिस प्रकार से कोई भी भाषा का विस्तार होता है, लगातार उस पर रिसर्च भी होता है, लगातार उस पर शोध भी होता है। आपने संज्ञा के 5 भेद जरूर पढ़े होंगे, लेकिन नए भाषा वैज्ञानिकों के हिसाब से संज्ञा के 3 ही भेद हैं। आप कंफ्यूज मत होंगे। अगर आपके एग्जाम में आधुनिक वैज्ञानिक लगा दे, जैसे कि आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, आधुनिक भाषा वैज्ञानिक के हिसाब से संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वो 3 भेद हैं। वो कौन कौन 3 भेद हैं? चूंकि आपको पहले पता है कि 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के बारे में आपने पढ़ा है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से भाषा का विस्तार होता है, ठीक उसी प्रकार से उस पर शोध के कार्य भी चल रहे होते हैं। और किसी भी चीज़ों को सरल करने के लिए ही वो शोध किए जाते हैं। शायद आप अभी संज्ञा के 5 भेद पढ़ रहे हैं, वो शुरुआत में इस संज्ञा को कई और तरीके से पढ़ा जाता होगा। आने वाले आपके भाई बहन हो सके संज्ञा के वो 3 ही भेद पढ़ें, क्योंकि तब तक इस भाषा पे काफ़ी शोध हो चुका रहा होगा। देखिए, नए भाषा वैज्ञानिकों के हिसाब से वो बताया जा रहा है कि ये जो समूहवाचक संज्ञा है और ये जो द्रववाचक संज्ञा है, ये दोनों को जातिवाचक संज्ञा में
ऐड कर दिया जाए, मतलब सम्मिलित कर दिया गया है। आप कंफ्यूज ना होंगे, हम आपको इसलिए बार बार ये चीज़ें कह रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में बैठ चुका है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वो पुराने समय से चलता रहा है, लेकिन जब से शोध हुआ है, और तब तक आपको 3 नहीं लगाने हैं जब तक आधुनिक भाषा वैज्ञानिक का नाम ना ले ले। देखिए, संज्ञा को आप पढ़ेंगे। संज्ञा जो मूल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञा क्या होते हैं, परिभाषा पहले समझेंगे। इसका मतलब आपने समझ लिया है, सम प्लस ज्ञान। सम मतलब सम्यक और ज्ञान मतलब ज्ञान। सही ज्ञान प्राप्त करना ही संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा क्या होता है, जितने भी संसार में ये जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे व्यक्ति हैं, या कुछ भी आपको दिख रहा हो, या जो चीज़ें ना दिख रहा हो सिर्फ आप उसे महसूस कर पा रहे हैं, वो संज्ञा ही है। देखिए, किसी वस्तु, स्थान, नाम, यहीं तक आप पहले पढ़े होंगे। हो सकता है भाव भी आपको जोड़ना है, चाहे कोई वस्तु हो, स्थान हो, नाम हो या भाव हो, कोई ऐसा शब्द जो इन सारी चीज़ों का बोध करा रहा हो, उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं, है ना। संज्ञा मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञा मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। आप भेद अलग पढ़ेंगे, प्रकार अलग पढ़ेंगे। 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के हिसाब से तो 3 ही होते हैं, लेकिन हम लोग पुराने वालों को लेकर के चलते हैं तो 5 ही होते हैं। लेकिन इसके प्रकार 2 होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है अर्थार्थवाचक संज्ञा, दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा। ये अर्थार्थवाचक संज्ञा क्या होता है, वैसे संज्ञा जिसे हम लोग देख पाते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये सारे संज्ञा को हम लोग देख पाते हैं। और जो जिसे हम लोग देख पाते हैं, ये सारे संज्ञा को हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, जिस कैटेगरी का नाम है अर्थार्थवाचक संज्ञा। अर्थात जो दृश्य, मतलब जो दृश्यमान है, जिसे हम लोग देख सकते हैं। जो अदृश्य है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्या आप किसी के अंदर की अच्छाई को देख पाते हैं, उस व्यक्ति को आप देख पाते हैं कि वो व्यक्ति गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा है, नाटा है, जो भी है, लेकिन उसके अंदर की क्या आप बेईमानी को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। बस उसके अंदर की बेईमानी, आपको पता है कि उसके अंदर की बेईमानी काला है कि गोरा है, छोटा है कि मोटा है, बेईमानी को सिर्फ महसूस ही किया जाता है। तो ऐसे अगर आप भाव वाले चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, जो अदृश्य चीज़ें होती है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ये चीज़ें आपको एक नई लगी होगी, आपने शुरू से अगर पढ़ना शुरू किया होगा। हम यही यहाँ चीज़ें लिखी है कि प्राचीन भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार से संज्ञा के 5 आपके भेद होते हैं, और आधुनिक भाषा वैज्ञानिक के हिसाब से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आप पहले पढ़ेंगे। अगर हम लोग कोई खास व्यक्ति, कोई खास वस्तु, कोई खास स्थान, कोई शब्द ऐसा हो जो कोई खास वस्तु, कोई खास नाम, कोई खास स्थान का बोध कराता हो, उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान ये रखना है कि खास खास कहने का मतलब कि वो इस दुनिया में एक ही होना चाहिए, अर्थात वो एक वचन होगा, उसके जैसा दुनिया में दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, है ना। और वो दिखना चाहिए, उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आप इस डिस्क्रिमिनेशन को छोड़ भी दें तो आपको ये 3 चीज़ याद रखना है। जो हमें दिख रहा हो, दुनिया में अकेला हो, अकेला हो मतलब वो एक वचन है ना, जो अकेला हो और वो दिखेगा। जैसे हम लोग राम की बात करें, आप कहेंगे सर राम तो दुनिया में कई हैं। बाबू, नाम अलग कई हो सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में, हो सकता है मैं आपके भाई की बात कर रही हूँ, आपके भाई का नाम राम है, वो तो दुनिया में अकेला है। आप कहेंगे सर सुने हैं कि हम सकल जो होते हैं वो दुनिया में 7 होते हैं। तो हम सकल 7 होते हैं, शकल जो है थोड़ा बहुत मैच कर सकता है, या आप समझिए कि पूरी तरह से मैच कर सकता है, लेकिन शरीर की पूरी बनावट मैच नहीं कर सकती। तो जिस हम राम की बात कर रहे हैं वो दुनिया में अकेला ही है। हो सकते वो आपका भाई की हम बात कर रहे हैं, क्या वो दूसरा राम की अगर हम बात करेंगे क्या वो आपका भाई होगा? नहीं, आपका भाई नहीं होगा। तो हम जिस राम की बात कर रहे हैं ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और अगर आप कह रहे हैं कि शकल तो एक ही होते हैं, तो शकल हो सकते हैं हम शकल, लेकिन शरीर की बनावट एक ही जैसा नहीं होती है, तो ऐसे में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ताजमहल, दुनिया में एक ही है ताजमहल, और हम कहें आपको कि वो एक वचन होगा, दुनिया में अकेला होगा,
और देखने लायक चीज़ें होगा। ताजमहल को हम लोग देख भी सकते हैं, रूल फॉलो कर रहा है, ताजमहल को हम लोग देख भी सकते हैं, अकेला भी है, एक वचन है, अकेला है तो एक वचन होगा। कुतुब मीनार देख भी सकते हैं, दुनिया में अकेला है। लाल किला देख सकते हैं, दिल्ली में है, और इसे हम लोग एक वचन के रूप में हम लोग एक ही है, अकेला है, देख सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब दुनिया में एक ही हो, हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हो और उसे हम लोग देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट ये है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ये होता है कि वो पूरे जाति का बोध करा रहा है, जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराता है, जो किसी जाति और उपजाति का बोध कराता है, उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय है ना, गाय अगर हम यही कह देते कामधेनु गाय, अगर हम कामधेनु गाय कह देते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, क्योंकि हम किसी खास गाय के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। राम की गाय के बारे में बात करते तो हम राम की गाय के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब किसी खास व्यक्ति के गाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है किसी खास व्यक्ति, किसी खास नाम, किसी खास वस्तु या जो देखने वाली चीज होगी, है ना, देखने वाली चीज होगी और किसी खास व्यक्ति का होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन अगर हम सीधा सीधा अगर कह देते हैं गाय, गाय तो मतलब दुनिया में जितने भी गाय हैं वो पूरे गाय जाति का बोध हो रहा है, पूरे गाय जाति का बोध रहा है। जब पूरे जाति का बोध होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। नदी, अगर हम यही रहता गंगा नदी, अगर यही रहता गंगा नदी तो हम समझ जाते क्या होता, ये होता आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर ये रहता यमुना नदी, चूंकि नदी की बात की जा रही है और एक किसी खास नदी की बात की जा रही है, तो ऐसे में ये क्या होगा, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसी खास चीज़ों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं बड़ा बेहतरीन ढंग से। मुझे उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन में हमें इस बात का हमें ये जानकारी देंगे कि आपको सारी चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ आ रही है। लड़का की बात करें, अगर लड़का की हम लोग सिर्फ बात करते हैं तो पूरे संसार में जितने लड़का हैं उसकी हम लोग बात कर दे रहे हैं। अगर हम यहाँ श्याम लड़का की बात करते हैं, राम लड़का की बात करते हैं, रोहन लड़का की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। लेकिन हम सिर्फ लड़का की बात कर रहे हैं तो संसार में जितने भी लड़का हैं वो सभी लड़का जाति का बोध करा रहा है। इसका मतलब ये है पूरे जाति का जो बोध करा रहा है वो जातिवाचक संज्ञा तो कहलाएगा ही कहलाएगा। पूरे लड़की जाति का बोध करा रहा है, अगर पूरे आम जाति का बोध करा रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब कहेंगे सर आम में भी क्या होगा, तो बाबू आम में भी कई प्रकार होते हैं। आपने सुना होगा दशहरी आम, आपने सुना होगा लंगड़ा आम। तो आम के वो सब प्रकार का अगर कोई नाम ले लेता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। खाली आम बोला है तो ये पूरे आम जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा जो पूरे जाति का बोध करा रहा है। जातिवाचक तो संज्ञा होना ही होना है। भाववाचक संज्ञा को क्या होता है, वैसा शब्द जो किसी के भाव को, किसी के गुण को, किसी के दोष को या अवस्था को वो बता रहा हो। मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति अगर आ गया है, उसके अंदर की आप अच्छाई को नहीं जान रहे हैं, उसके बुराई को आप नहीं जान रहे हैं, आए उसका सिर्फ भाव उसके महसूस कर रहे हैं, उसके बुराई को, अच्छाई को। मतलब यही है कि उसे आप देख नहीं सकते हैं। क्या है, आप इसे देख नहीं सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा का यही है बाबू, जो दृश्यमान होगा अर्थात जिसे आप देख सकते हैं, जो बहुवचन होगा। अब पूरे जाति का बोध हो रहा है तब बहुवचन तो होगा और वो पूरे जाति को संबोधित करता है। भाववाचक संज्ञा में वही है कि जिसे आप इस दुनिया में देख तो नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी के गुण को, कोई लड़का अच्छा है तो क्या उसका अच्छाई इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, दिखाई दे रहा है क्या अच्छाई? नहीं दिखाई दे। हाँ, लड़का दिखाई दे रहा है, उसके अंदर के गुण को नहीं देख पा रहे हैं, बस महसूस कर पा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, जैसे अच्छाई हो गया, अच्छाई को देखा नहीं जाता। बुराई, बेईमानी, ईमानदारी, बुद्धि, ये बुद्धि को आप देख सकते हैं कि कितना बुद्धि है, हैं, देखा तो नहीं जाता है ना। बेईमान है, कितना बेईमान है, कितना बड़का बेईमान है, ये भी तो नहीं देखा जा सकता है ना। उसको सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट हम आपको ये भी बता दें कि अगर कोई भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा जो होता है वो हमेशा एक वचन होता है।
एक वचन होता है। और यही भाववाचक संज्ञा को अगर कोई बहुवचन बना दे तो वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है, हैं? बहुवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे अगर कोई बुराई को बुराइयां लिख दे, बुराइयां लिख दे, तो समझिए ये तो पहले तो भाववाचक संज्ञा था, अब ये बहुवचन बन चुका है, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाए। क्वेश्चन यहाँ से फंसाया जा सकता है, जातिवाचक संज्ञा बन गया। तो भाववाचक संज्ञा को अगर हम लोग बहुवचन बना देते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। चूंकि जातिवाचक संज्ञा का रूल ही है कि वो पूरे जाति का बोध करा देता है, मतलब जितने भी दुनिया में बुराइयां हैं, जितने भी बुराइयां हैं वो सबको बोध करा देता है। और बहुवचन हो जाए, और बहुवचन जैसे होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए एक चीज आप लोग यहाँ ये भी गलती करते हैं, द्रव्य को आप लोग द्रव कह देते हैं, आप इसे भी लिख देते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है बाबू तरल, जिसे आप लोग लिक्विड कहते हैं, इसे आप लोग लिक्विड कहते हैं। तो क्या वो द्रव्य जो है, द्रव्य का मतलब होता है कि उसमें ठोस भी आएगा, द्रव्य भी आएगा, ठोस भी आएगा, द्रव भी आएगा, गैस भी आएगा और प्लाज्मा भी आएगा। क्योंकि आपने प्लाज्मा का अवस्था को देखा होगा ना, जब बकरा वगैरह कटता है तो खून जो है जम जाता है, तो वो पूरी तरह से ठोस भी ना होता है, ना पूरी तरह से वो तरल होता है, वो लिबिर लिबिर करेगा, ना ठोस ना द्रव। तो उसी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं, है ना। तो वो द्रव आप नहीं लिखेंगे, आप द्रव ही लिखेंगे। ये द्रव का मतलब सिर्फ होता है तरल पदार्थ है या तो लिक्विड। जैसे आप सीधा सीधा ये भी समझ सकते हैं कि जिसे हम लोग नाप तौल सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक, जिसे आप इसे पदार्थवाचक भी कह सकते हैं। इसे आप पदार्थवाचक भी कह सकते हैं, जिससे आप लोग कहते हैं मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन। जैसे तेल को नापा तौला जाता है, घी को, ऑक्सीजन को, खून का थक्का को, चूंकि खून का थक्का को कहे नापे या तौलें तो भी कर सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा का अवस्था तो है ऐसा जो वस्तु की अवस्थाओं का बोध कराता हो, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो या प्लाज्मा हो। हम तेल है, घी है, ऑक्सीजन, खून का थक्का या सोना। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा, वैसे शब्द जो पूरे समूह को इंडिकेट करते हैं, पूरे समूह को दर्शाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे अगर आप कोई स्कूल में जाते हैं शिकायत करने के लिए, आप ऐसे समझिए कि अगर आप शिकायत करने के लिए जाते हैं और आप कहते हैं कि वर्ग मतलब जो कक्षा है, क्लास 6 के जो सारे बच्चे हैं वो सभी बदमाश हैं, ऐसे कहते हैं। मान लिया जब बदमाश हैं तो क्या है ना कि बच्चा एक ही होगा, हो सकता है बदमाश, है ना, लेकिन आपने वर्ग 6 का नाम ले लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो वर्ग के सारे लोगों को बदमाश कह दिया, है ना। तो पूरे समूह को आपने बदमाश कह दिया। और ऐसे में अगर कोई पूरे समूह को संबोधित कर रहा है वैसा शब्द, क्या वर्ग में एक ही 2 लड़के रहते हैं, मान लिया जाए 50 लड़के होंगे तो 50 ही उसमें संबोधित हो गए। जो ऐसा शब्द, वर्ग का मतलब क्या होगा, वर्ग में कई लड़के होंगे। जैसे यहाँ संसद है, संसद कहने का मतलब ये हो गया कि संसद में कई सांसद बैठे होंगे। जैसे आप समझिए बीजेपी का नाम ले लेते हैं, कोई एक पार्टी का, बीजेपी का अगर आप नाम ले लेते हैं तो बीजेपी के अंतर्गत जितने भी कार्य करने वाले कहेंगे बीजेपी पार्टी ही खराब है, ऐसे आप कहेंगे कि बीजेपी पार्टी ही खराब है। तो बीजेपी के अंतर्गत जितने भी कार्यकर्ता हो गए हैं, जितने भी आपके नेता मंत्री हो गए हैं, सब के सब वो है बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि एक पार्टी जो है वो एक दल, ये जो है बीजेपी एक दल है, और दल का जैसे नाम लेते हैं तो वो दल से जुड़े जितने भी लोग हैं वो सब के सब जो है वो बदनाम हो जाते हैं। मतलब यही है कि जो एक समूह का बोध करा रहा हो, हैं। जैसे चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा अगर आप कह दिए तो उस गुच्छे में जितने भी चाबी हैं वो सभी आ जाते हैं। जैसे आपने संसद का नाम लिया तो संसद में बैठने वाले जितने भी सांसद हैं वो सभी आ जाएंगे। जैसे आपने कोई पार्टी का नाम लिया तो वो पार्टी में जितने भी लोग हैं वो सभी आ जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ों को मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। तो वैसे सब जो पूरे
समूह को बोध कराता हो, उसी को हम लोग समूहवाचक कहते हैं। ये आपका यहीं से ये क्लियर हो जाता है, समूहवाचक। अब आपको कुछ चीजें और पढ़नी है बाबू, जहां से भाववाचक का निर्माण होता है, जहां से भाववाचक का निर्माण होता है। भाववाचक का निर्माण आपका क्रिया से भी होता है। अगर भाववाचक का निर्माण कैसे होता है वो चीज़ें आपको पढ़नी है, तो पहले आपको क्रिया जैसी चीज़ें पढ़नी होगी। अव्यय पढ़ना होगा, विशेषण पढ़ना होगा, अव्यय पढ़ना होगा, विशेषण पढ़ना होगा, सर्वनाम पढ़ना होगा। अगर चीज़ें हम आपको यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करें तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ें आप पहले नहीं पढ़े हैं। झारखंड पुलिस की अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप से आप ज़रूर जुड़ेंगे। 9771 9771 कॉल आपका ये संपर्क नंबर है। आप इस पे संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद हो सके तो आप ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी मात्र 699 रुपये में कंप्लीट कोर्स करवाई जा रही है, जहां आपको कंप्लीट वीडियो दिए जा रहे हैं, कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, कंप्लीट एमसीक्यू दिए जाते हैं चैप्टर वाइज, और आपके अनलिमिटेड प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करवाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें इनरोल होते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 की आपकी कंप्लीट जो है तैयारी हो जाएगी। अब आपको सिर्फ चिंता अगर रहेगी तो दौड़ने की रहेगी। आप दौड़ने की आप चिंता रखिएगा, आपको यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत आपको तैयारी में नहीं होगी। एक्सपर्ट टीचर के साथ आपको पेपर 2 की भी तैयारी करवाई जा रही है, और पेपर 1 में आपको तो पेपर 2 की जो हिंदी होगी वो तो हम ही पढ़ाएंगे, पेपर 1 की भी हिंदी तो हम ही आपको पढ़ाएंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर ऐप के साथ अगर आप ना भी जुड़ते हैं तो इस चैनल पर बहुत ऐसे चीज़ें जो है आपको फ्री कंटेंट के रूप में दिया जाता है, इसका आप लाभ ज़रूर उठाएंगे। और आपको अभी झारखंड पुलिस से संबंधित रोज रात 9 बजे प्रैक्टिस जो करवाई जा रही है हिंदी की, आप उस सेशन में ज़रूर आएँ, क्योंकि आप अपने आप को वहाँ जांच सकते हैं, माप सकते हैं, भाप सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। मुझे उम्मीद है इन सारी चीज़ों को आप बड़ा बेहतरीन ढंग से समझे होंगे, और संज्ञा से संबंधित अब आने वाले सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। आप 9 बजे के लाइव सेशन में जब आएंगे तो आपको अपने आप में ये महसूस होगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद, जोहार।